बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मुझे इस पैनल पे एक बार फिर आने का मौका मिला। वेलकम टाइगर। तो सर शेयर करने की परमिशन है? हाँ, स्लाइड शेयर करें। बहुत बढ़िया और स्मार्ट लग रहे हो परशुराम जी, एकदम नए साल में एकदम जाका। थैंक यू सर, थैंक यू। आप जी बना रहे हैं सबको स्मार्ट सर। नहीं, सब स्मार्ट हैं हमारे टाइगर जी। तो सर्वप्रथम सबसे बड़ी खुशनसीबी पहली बार मेरे लाइफ की हो रही है कि हम लोग नए वर्ष में आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। आज हम वर्चुअली रूप से ही जुड़ पा रहे हैं। अभी तक इतने सालों में तो नहीं जुड़ पाए थे नए वर्ष पे, और इतने सारे साथियों से भी नहीं बात हो पाई थी। तो आप सभी को नव वर्ष पे हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो नए वर्ष पे हमें लगता है कि अभी आज चौथा दिन है और हम सभी लोगों ने कमिटमेंट लिया है या संकल्प लिया है, या इस वर्ष को हमने अच्छा बनाने का संकल्प लिया है। बहुत सारी व्यवसायिक तौर पे बहुत सारी चीजों को हमने संकल्प लिया हुआ है। और मुझे लगता है कि हर साल ही लोग संकल्प बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो इस बिजनेस में मैं आया था, तो इससे पहले नव वर्ष को बस ऐसे ही औपचारिक तौर पे हैप्पी न्यू ईयर बोला करता था। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो नव वर्ष जब ऐसे आता था तो एक एक्साइटमेंट आ रहा था बहुत जबरदस्त कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। इस टाइप से हम संकल्प लेते थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस तरह से संकल्प लेते हैं। लेकिन आप देखते हो कि नए वर्ष को हम लोग किस तरह मनाते हैं। बस कई लोगों के लिए तारीखों का बदल जाना नया वर्ष होता है। यानी मान लिया 31 तारीख था 2022 तो 1 तारीख हो गया। तो अगर देखा जाए तो बस एक तारीख का बदलाव नया वर्ष तो नहीं है। और एक तारीख बदल जाने से धूम धड़ाका आप देखेंगे, खूब लोग नाच गाना पार्टी, एक दिन खूब नाचे गाए और शांत हो गए। और कई लोग तो हुड़दंगई किए दारू वारू पी पा के अपना। उनके लिए नव वर्ष मीन्स यही होता है। तो आवाज आ रही है आप सभी को ना? हाँ, आवाज फर्स्ट क्लास आ रही है परशुराम जी। जी। और स्लाइड वगैरह आपके दिख रहे हैं। आप प्ले करना चाहें तो प्ले भी कर सकते हाँ जी, मैं थोड़ा सा लोगों को देखता ऐसे देखते रहते हैं लोग, हैं। इसलिए अच्छा मैं अच्छा अच्छा। अब हाँ हाँ, जी। कोई बात नहीं, ठीक है, एज यू विश। तो नया वर्ष है तो नया वर्ष, वैसे एक चीज तो है कि नए वर्ष में हम एक्साइटेड ज्यादा रहते हैं। और सही मायने में देखें तो नए वर्ष में ही एक्साइटमेंट हमारे अंदर नहीं आता है। हम देखें अगर तो नया घर, उसको लेके भी एक्साइटेड रहते हैं। नया गाड़ी ले तो उसके लिए एक्साइटेड। यानी कोई चीज हमारे जीवन में जब नई आती है, वो समय ही क्यों ना हो, वर्ष ही क्यों ना हो, या कोई वस्तु हो, या हमारी टीम में बिजनेस में कोई नया लीडर भी आता है, तो मुझे लगता है कि नया को हम लोग बहुत स्वागत करते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। मुझे लगता है कि हर पल नए की ही तलाश में रहते हैं हम लोग। तो नया वर्ष नहीं, शायद नई चीज हम सभी को बहुत प्यारी है और बहुत एक्साइटमेंट आता है। लेकिन हम पाते हैं कि बहुत जल्दी वो नई नई नहीं रह जाती, वो भी पुरानी ही हो जाती है। तो इसका मतलब एक चीज है कि अगर नया पे हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आता है तो कुछ तो ऐसी बात है कि हम शायद हम जहां रह रहे हैं या जिस पोजीशन में रह रहे हैं या जो हमारी यथावत स्थिति है, शायद वो बहुत बोरिंग रहती है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वह संस्थान हो, चाहे वो संगत हो, और चाहे वह समय ही क्यों ना हो, शायद बोरिंग रहता है। इसलिए नया आने पे हम बहुत ज्यादा जश्न मनाने लगते हैं और इंतजार करते हैं नया का हम। तो एक बात तो है, जहां है वो जगह शायद इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम नए का स्वागत करते हैं। वो अलग बात है कि जो नया है वो नया दिखता जरूर है, लेकिन चीज तो नई होती है, लेकिन उस नए चीज को लेने वाला व्यक्ति पुराना ही रहता है। इसलिए हम पाते हैं कि बहुत जल्दी चीज वह भी पुरानी ही हो गई। तो मुझे लगता है कि नए वर्ष में जो बदलाव की बात है, वो इस बार शायद बदलाव कर लेना चाहिए हमको। और बदलाव इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जैसे कोई पुरानी कार को डेंटिंग पेंटिंग कर लिया जाए तो एक नया हो गया। धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। या खुद के अंदर कोई नया कपड़ा डाल लिया तो एक, जैसे मान लीजिए मैं एक नया सूट पहन लिया हूँ आज, ब्लैक सूट, तो मैं नया हो गया, ऐसा नहीं। इस तरह की अगर कोई बदलाव है तो वो कोई बड़ी बदलाव नहीं होगी। डेंट पेंट करने से बदलाव बदलाव कुछ ऐसा बदलाव बहुत बड़ी चीज होती है। कई लोग बोलते हैं ऐसा कि इस बिजनेस में आप सुनते होंगे कि सर आप बदल गए।
जबकि मैं देखता हूं कि बदलना बहुत क्रांतिकारी बात होती है, बदलना बहुत कठिन बात है, बहुत तकलीफदेह बात है। बदलाव तो एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना जीवन की है। अर्जुन कुरुक्षेत्र में कुछ और होते हैं और जो बदलते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। ये एक बहुत पीड़ादायी घटना है, बहुत कठिन घटना है ये। हम देखेंगे अगर गौतम बुद्ध भगवान को, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनना एक बदलाव है, जो बहुत बड़ा पीड़ादायी घटना है ये। तो अगर इस साल हम कुछ इस तरह के बदल सके, एक पीड़ादायी घटना है ये, अगर बदल सके तो शायद यह नया हो सकेगा। समय नया ना रहे, हम नया हो जाएं तो ज्यादा बेटर है। वस्तु नया ना रहे, हम ही नया हो जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं नए वर्ष में इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि नए वर्ष पे ही मुझे आमंत्रित किया गया बुलाने के लिए, और मैं चाहता हूं कि हम इस बार ही बदले। और मैंने कहा बदलाव एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। कहते जरूर हैं कि आप बदल गए, लेकिन बदलना बहुत कठिन बात है। हम देखते हैं कि वही के वही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वर्ष बदलें, क्योंकि मैंने कहानी सुना है कि एक बार एक कौवा था, तो अपने मौसी यानी कोयल से कहा कि मौसी अब मैं कनाडा चला जाऊंगा। तो मौसी बोली क्यों, यहाँ क्या हुआ भारत में? उसने कहा नहीं, यहाँ पे मेरे गाने का लोग स्वागत नहीं करते। तो कोयल ने कहा कि तुम बहुत बड़ी भूल में हो। अगर अच्छा होगा कि कनाडा जाने बजाय तू अपना गाना बदल लो तो ज्यादा बेटर है। तो तुम कौवा अगर कनाडा में भी यही गाना गाओगे तो वहां भी तुम्हें कोई पहचान, कोई इज्जत मिलने वाली है नहीं। तो चीजें बदल जाना, बाहरी चीजें बदल जाना या उसका आना और जाने से कुछ होता नहीं है। कौवे को अपने गाने को बदलने की आवश्यकता है, और वही छोड़ के हम सब बदलने को तैयार हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती जरूर करूंगा आज नए वर्ष पे, क्योंकि मुझे बुलाया गया है और मैं खुद भी इसमें शामिल हूं, कि हम इस वर्ष खुद को बदलें, खुद को जरूर बदलें, और एक पीड़ादायी जो घटना है उससे जरूर गुजरें। तो मुझे लगता है कि इस साल कुछ बड़ा काम हो सकता है, कुछ बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। मैं आगे चलता हूं, कोई बात आगे करने से पहले मैं ले चलता हूं कि हम जो भी कुछ हैं, आप हैं या हम हैं, या जो और भी यूट्यूब पे हमारे भाई लोग सुन रहे हैं, भाई बहन सुन रहे हैं इस बिजनेस से संबंधित, हम सभी लोग जो भी कुछ हैं, हम अपने पथ प्रदर्शक के वैसे हैं। तो हम चाहेंगे जहां पर भी आप हैं वहीं से एक सम्मानी का भाव रखें, और हो सके तो आप जोरदार ताली बजा सकते हैं सब लोगों के सम्मान के लिए। तो आप सभी के वजह से, आप सभी लोग पथ प्रदर्शक हैं, आप ही सभी की वजह से हम तथा हम जैसे हजारों और लाखों लोग अपने जीवन को अच्छे लेवल पर ले जा पा रहे हैं, और लाखों लोग इस कतार में खड़े हैं। तो मैं अपने सभी पथ प्रदर्शक को नमस्कार करता हूं और बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इसी श्रेणी में जो हम सभी के जीवन को जो एक मंच दे रहा है, जो हम सभी को बांध रहा है, शेफ साहब के बिना तो संभव ही नहीं है। तो ये दो ही लोग हैं जो बांध रखे हैं पूरी तरीके से। तो मेंटर्स एंड हमारी कंपनी शेफ साहब, जो एक ही इस देश की सबसे दिग्गज कंपनी है, 22 साल हम कंप्लीट किए हैं, और यह एक प्राउड का विषय है इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करना, यह एक प्राउड का विषय है। और हम शेफ साहब के बारे में ज्यादा बताया नहीं जा सकता, और मुझे लगता है कि अब बताने की आवश्यकता नहीं, कि उसकी गूंज कोने कोने में जा चुकी है। हम इन कैटेगरी में इसमें काम कर रहे हैं। हम इतने सारे हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें हम काम करते हैं। ये हमारे प्रमोटिंग ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो हम जो भी कुछ हैं वो मेंटर्स एंड कंपनी, ये दोनों का होना से ही हमारी आपकी पैदाइश हुई है। तो ये दोनों लोगों माता पिता हैं, ये दोनों ही मदर लाइन एंड अपलाइन है, कंपनी एंड मेंटर्स। ये दो रहे तो ही हम आप इसमें आए हैं, और ये दोनों रहेंगे तो और लोग इसमें आते रहेंगे। तो इन्हीं को सबसे पहले नमन है। तो 9 वर्ष में आप सभी को बधाइयां, लेकिन इसी बात के लिए कि आप इस बार बदल जाएं और खोखली
नव वर्ष न मनाएं, धूम धड़ाका न करें। तो मैं अपनी छोटी सी इस बिजनेस में, जैसा कि मैं कौन हूँ अपने बारे में बताता हूँ, जो बोलूंगा मैं कम, मेरे कुछ फोटोग्राफ आपको कहेंगे, तो आप आपकी अगर वो आंखें होंगी तो शायद उस फोटोग्राफ से भी आप, हम बोलेंगे कम, उसी से आप समझ जाएंगे। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई इस कंपनी। आप मेंटर के संगत में आया तो इस तरीके से मैं आया था। तो ये मेरे कुछ फोटोग्राफ जो कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से एक हारा हुआ, थका हुआ, गरीब, जिसके पास अभाव ही अभाव है, जिसके पास कोई समझ नहीं है, कोई विजडम नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई आशाएं भी शायद नहीं है, जो एक बीज तो है मगर कहीं कोने में पड़ा हुआ है, कोई उपजाऊ चीज इसे नहीं मिल पा रही, कोई एनवायरमेंट शायद इससे अच्छा नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके से मैं एक सामान्य लड़का था, और उम्र मेरी आप देखेंगे तो 19 साल की उम्र में इस बिजनेस पे मैं आया था। तो ये मेरे कुछ फोटोग्राफ हैं जो ऑलरेडी आपको बयां कर रहे हैं बहुत कुछ। और आप सभी के संगत में आया, तो बिजनेस के संगत में आया, तो वक्त के पे धीरे धीरे करके चीजें बदली, ड्रेस कोड बदला, कुछ एक्सटर्नल बदलाव हुए जो सिस्टम बदल देता है, और सिस्टम भीतर से भी बदल देता है। और अपलाइन मेंटर्स और सिस्टम ने हम पे काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे कटाई छटाई मेरी हुई, और मैं अपने आप को एक समर्पित किया आप लोगों के साथ इस सिस्टम में। तो धीरे धीरे मेरी सोच विचार, मेरा दृष्टिकोण और मेरा जीवन स्तर बदलना शुरू हुआ। इसी फोटोग्राफ में आप देखेंगे बदलाव, छोटे छोटे बदलाव हैं। तब नहीं दिखते थे कि बदलाव हो रहा है, जैसा कि आप भी आज काम कर रहे होंगे एज ए फ्रेशर, तो पिछले 3 दिन का, परसों के फोटो में आपको बदलाव नहीं मिलेगा। 1 हफ्ता पहले आपका बिजनेस में आपने क्या तरक्की किया ये आपको दिखाई नहीं देगा। 1 महीना पहले इस बिजनेस में क्या तरक्की किया दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बदलाव, इस बिजनेस की जो तरक्की है वो इंटरनल या एक्सटर्नल बहुत सूक्ष्म लेवल पे है। जैसे कोई व्यक्ति एक पैदा होने से लेके मृत्यु तक जो उसका उम्र बढ़ रहा है, वह इतने सूक्ष्म लेवल का बदलाव है कि लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आप पाएंगे कि 5 साल के फोटो में और 20 साल के फोटो में और 40 में तो बदल गया बिल्कुल। तो बदलाव इस बिजनेस में आपका हो रहा, मगर आप कई बार इसको ढूंढते हैं कि मेरे पास तो पैसा आया नहीं, रैंक हुआ नहीं, मेरा टारगेट हुआ नहीं। इस दृष्टि से देखेंगे तो शायद आप थोड़ा सा अपने आप को पाएंगे ही नहीं कि मैं कुछ पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। तो आप थोड़ी दूरी पीछे जा जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी कुछ तरक्की हो ही रही है, कुछ ना कुछ बदल रहे हैं। और यूं कहें कि आज भी कुछ ना कुछ तरक्की होनी है आपकी। वो तरक्की इतनी सूक्ष्म लेवल की होगी कि आपके लिए पता कर पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही तरक्की देखिए, सूक्ष्म लेवल पे तरक्की धीरे धीरे होना शुरू हुआ। फिर ये तरक्की की गाथा कुछ इस तरह से हो गई, आप देखिए, ये फिर धीरे धीरे करके फिर इस तरह से जीवन स्तर होने लगा, थोड़े से पैसे आने लगे। और इस लेवल पे अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल चेक नहीं पाता था, कोई भी चेक नहीं था मेरा। धीरे धीरे करके 1000 रुपए 2000 से लेके हमारा हुआ, फिर यहाँ तक लाखों का भी सफर तय हुआ। और फिर ये सफर आगे बढ़ता रहा। फिर आप देखेंगे तो बहुत नाम के आगे और भी जीरो बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर अंततः फाइनली आप देखेंगे कि हर दिन लिविंग स्टैंडर्ड और सोच विचार, तो फाइनेंशियली हर तरीके से सेफ साफ और अपलाइनों की विशेष कृपा से ये दिन प्रतिदिन बदलाव होता चला जाता है। और फिर इस रूप में भी आप देखते हैं तो आदमी बोलता है ये वही लड़का है जो गोरखपुर में 9 महीने में 2 लोगों को ढूंढ रहा था, जो जिसके पास साइकिल नहीं थी। तो ये इस तरीके से गाथा हमारी बनती जा रही, आपकी भी ऐसे ही बनेगी। और बनेगी नहीं, बन रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, या दिख भी रहा होगा, कुछ का दिख रहा होगा, कुछ का नहीं दिख रहा होगा। तो आपको बस बने रहना है, डटे रहना इस बिजनेस में, कम चले ज्यादा चले ना चले, डटे रहना है आप सभी को। फिर आप पाएंगे कि ये आप बदलाव की तरफ जा रहे हैं। फिर आदमी बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता कर पाना कि ये वही व्यक्ति है जो एक शुरुआत किया था 19 साल का लड़का, जिसके साथ कोई जुड़ता नहीं था, जिसके चेक नहीं आते थे, जिसका कोई नामो निशान नहीं था। आज डायरेक्टर कोई भी लिस्ट बनाएंगे कंपनी लेवल पे, तो मेरा एक ईंट के रूप में जरूर उस इमारत में जरूर कहीं ना कहीं मैं एक छोटी ईंट के रूप में जरूर मैं पाया जाऊंगा। तो ये
एक बदलाव है जो वक्त के अनुसार दिखता गया। जो मैंने कहा फोटोग्राफी, जो अभी लोग जुड़ते हैं थे, अभी हमें डायमंड की मीटिंग 3 दिन से हम डायमंड मीटिंग कर रहे हैं, बोर्ड रूम मीटिंग कर रहे हैं, और 3 दिन में हम 2 दिन में करीब हम, हमारे हिसाब से कल 2 तारीख और 3 तारीख को हम बोर्ड रूम मीटिंग कर रहे हैं जेपी में, और ये डायमंड की मीटिंग है, आप देख पा रहे हैं। और बोर्ड रूम मीटिंग में महागुरु का आशीर्वाद मिल रहा है इसमें। तो हम करीब 60 से 65 लोगों को हम कवर कर चुके हैं, और आज फिर इतने लोगों की मीटिंग है, तो करीब हम 100 के आसपास का आंकड़ा आज टच करेंगे डायमंड्स की मीटिंग की, जिसमें हम डायमंड्स की मीटिंग कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग नए साल की तैयारी कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि अभी हम डायमंड सेलिब्रेशन भी किए हैं दिसंबर मंथ में, और लगभग में हर महीने में हम 5-6 डायमंड का प्रमोशन कर रहे हैं, हर महीने हम करते रहते हैं, समय जैसे मिलता रहता है। तो अभी हम लोग ये डायमंड प्रमोशन भी किए हैं। तो आप देखिए कि एक लड़का यहाँ से शुरू होता है और वो उसकी कहानी बढ़ती चली जाती है कि वो डायमंड्स मीटिंग करने लगता है, उसकी लग्जरी लाइफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खासकर इस बिजनेस में अगर हैं तो शायद आप भी कुछ इस तरह का एक ख्वाब देख रहे होंगे कि मैं भी इस लेवल को अचीव करूं, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा हो। और ये तो वह चीजें हैं जो फोटोग्राफ से आपको दिख रहा है, मगर इंटरनली और क्या मुझे मिला है वो थोड़ा पता लगाना, ऐसे देख के पता लगाना मुश्किल है। उसके लिए आप कुछ सुन के समझ सकते हैं, या मेरे साथ जो रहते हैं या रहने का भी मौका मिलेगा तो उससे आपको भी पता लगेगा कि इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया है। तो एक बोल सकते हैं कि टोटली बदलाव दे देता है, और कंप्लीट पैकेज है इस बिजनेस में, एकदम कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ आपको दे देता है। और यह सब कुछ मिलने के बाद एक मेंटर्स और अपलाइंस और अपने सेफ्स आपको मैं फिर से, और अपनी पूरी टीम को मैं फिर से उनके लिए एक आभार प्रकट करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह आप सभी के साथ देने की वजह से ऐसा हो पा रहा है। मैं तो बस एक बांस की टुकड़ी भर हूं, मगर आप सभी के से स्पर्श होने से उससे एक मधुर ध्वनि निकल रही है। नहीं तो पहले टुकड़ी, बांस की टुकड़ी जो फ्लूट बांसुरी है, वो बांस की टुकड़ा ही तो होता है, वो कहीं भी फेंकी हुई है, उससे कोई सुर नहीं निकल रहा है। मगर वो संगीतज्ञ के होठों के स्पर्श हो जाती है तो मुझे लगता है कि उसे धुन निकलने लगता है, उसका भी सम्मान हो जाता है। और ये तो मैं कहूं कि बांस की टुकड़ी कहना भी एक मय भाव होगा, एक अहम भाव कि मैं कम से कम बांसुरी तो था मगर बज नहीं रहा था। सच्चाई इससे एक कदम आगे की मैं बात करूं तो मैं फ्लूट भी नहीं था, सच कहें कि वो हवाएं ऐसी बही कि उससे सुर निकल आया, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। यानी जो हवा है उसने फ्लूट बना दिया मुझे, मैं फ्लूट भी नहीं था, हवाओं ने धुन दे दिया है, और हवाएं देने वाली सिस्टम है और हमारे मेंटर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भी कुछ तरह की चीजों को पाना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एज ए फ्रेशर हैं तो क्या करना चाहिए, एज ए कोर हैं तो क्या करना चाहिए, और एज ए लीडर हैं तो क्या करना चाहिए, या आप थके हारे हैं तो क्या करना चाहिए। तो मैं जो अपने जर्नी में मैंने जो किया है वो चीजों को संक्षिप्त में 40-45 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, हम सभी लोग बहुमत से अल्पमत की यात्रा है, ये मेजोरिटी से माइनॉरिटी की यात्रा है, अल्पमत अल्पसंख्यक की यात्रा है। आप जिस यात्रा में सवार हो रहे हैं, जिस यात्रा में आपको अप्रोच किया गया है, या जो आप ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब देखना, या आप जो बनना चाहते हैं वह बहुमत से अल्पमत की यात्रा है। और अल्पमत माइनॉरिटी में लोग कम पाए जाते हैं, इसलिए वहां पे थोड़ा डर रहता है। तो नए साल पे आप क्या एक संकल्प लें, सबसे पहले यही कि बहुमत से अल्पमत की ओर में आऊंगा। और सिर्फ व्यवसायिक तौर पे ना लें, आप होल लाइफ में लें आप, कि मैं, क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई है कि अल्पमत, आप अल्पमत में अगर आप कुछ ग्रेट हैं बनना चाहते हैं तो आप अल्पमत में ही रहेंगे। व्यवसाय में भी आप अगर सक्सेस होना चाह रहे हैं तो सक्सेसफुल लोग तो अल्पमत में ही पाए जाते हैं, माइनॉरिटी में ही पाए जाते हैं, चोटी पे जगह तो नहीं होता ना। और वैसे भी जीवन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद इस दुनिया में तो एक ही पैदा होते हैं ना, पैदा तो बहुत होते हैं, बनते एक हैं।
तो अल्पमत की यात्रा है। तो आपने संकल्प लो आप कि मैं अल्पमत में रहूंगा। क्या संकल्प लेते हैं आप अल्पमत में होने का? ये थोड़ी कठिन है, संघर्ष है इसमें, डर है इसमें, एक लड़ाई है इसमें, अकेलापन है इसमें, क्योंकि अल्पमत में हुआ, बहुमत में नहीं हुआ। तो आप संकल्प लीजिए कि हम किनके साथ रहेंगे, किनके साथ नहीं रहेंगे। इतना तो आपको निर्णय लेने आना चाहिए। क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए। क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, आपको पता होना ही चाहिए। कौन सा वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, कौन सा नहीं देखेंगे, इतना तो पता होना चाहिए आपको। अब बिजनेस में किस अपलाइन के साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, पूरी जिंदगी का जो एक चुनाव है वो अल्पमत का चुनाव करना है, और वो सही चुनाव करना है, चाहे आप कितना भी अकेले क्यों न रहें। तो मैंने इस बिजनेस में आया तो मैं भी एक भीड़ का हिस्सा था, और मेरे अपलाइन भी अल्पमत में आप देखेंगे तो 4-5 लोग आपने देखा मैंने, कम की संख्या कुल मिलाकर के 5 है 6 है अल्पमत। तो वो मुझे बताते थे कि आप परशुराम आओ इस तरीके से। तो मेरे पास चुनाव था कि मैं इनके तरफ जाऊं या किसी तरफ जाऊं। तो मैंने बहुमत से अल्पमत की ही यात्रा चुनी, और यह चुनाव करते समय इस भीड़ से जो मेरा लेवल था वो था फ्रेशर। फ्रेशर से मैंने स्टार्ट, एक नया आदमी है अभी, भीड़ का हिस्सा है, क्राउड का हिस्सा है, मगर वो अल्पमत की यात्रा शुरू किया है। तो सच बताएं, फ्रेशर लेवल पे 1 से 2 साल तक 99% लोग डेड हो जाते हैं, जो अल्पमत की तरफ बढ़ ही नहीं पाते, माइनॉरिटी की तरफ। वो मेजोरिटी उनको पसंद आती है, वहां पे सुरक्षा दिखता है, वहां पे आसानी दिखता है, कंफर्ट मिलता है, विश्वास रहता है उनका वहां पे। और इस फ्रेशर लेवल पे ही करीब बहुत लोग डेड हो जाते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 1-2 साल इसमें बने रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं और लोगों को स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, तो जितने हमारे बिजनेस में हर वीक हर दिन स्पॉन्सरिंग लोग हो रहे हैं, उनको रोकना है हमें कम से कम। वैसे तो कहा था कि 90 डे, अगर 90 दिन तक उन्हें सही खुराक दे दिए, रोक लिए, तो संभावना कि वह 1 साल 2 साल रुक सकते हैं, क्योंकि यहीं से बहुत लोग बैक होने वाले हैं, बहुमत की तरफ भागने वाले हैं। मैं भी उसी का हिस्सा था। मेरे संग के लोग न जाने लोग कहां कहां पहुंचे, कितने लोग आए और गए, लेकिन मेरा जो एक जिद था, एक जुनून है कि रास्ता कितना भी कठिन हो, कुछ भी हो, मैं अल्पमत की ही तरफ चलूंगा। मैं जो सत्य है उसी तरफ मैं बढ़ूंगा। उसके लिए चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कितनी भी विरोध आ जाए, मैं उसी रास्तों को अपनाऊंगा। मैं चाहे वो टॉप लेवल की बात करूं, इससे नीचे बात नहीं कर सकता मैं, इससे मैं जी नहीं सकता। मैं कहा, उससे कोई फर्क अभी भी नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा जो दृष्टि है, जो मेजर देख रहा हूं आज भी, मैं वहां देख रहा हूं जहां सिर्फ परशुराम दिखाई दे रहा, दूसरा कोई दिख नहीं रहा, ना मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना ही नहीं चाहता। तो फ्रेशर से एक यात्रा शुरू हुई थी, और इसमें मैंने कहा आप हैं तो आपको, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो आप डटे रहें। ये थोड़ा सा एक तरीके से संक्रमण काल है ये। इस काल में ज्यादा लोग हट जाते हैं, मगर इस काल में बचना बहुत जरूरी है। और एज ए लीडर अपनी टीम में भी हम काम कर रहे हैं, तो इस टाइप के लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। इस संक्रमण काल है, जैसे अभी कोरोना का संक्रमण काल गया है, यह एक संक्रमण काल है। इस काल में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उस लीडर को भी और जो उनको देख रेख कर रहा है उसको भी। इसमें इस बिजनेस का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। इसमें यहीं से तय होगा आपका बिजनेस कहां पे जाएगा, और यहीं से तय होगा कि एज ए फ्रेशर आप कहां पहुंचोगे आप। और जब से ये फ्रेशर इस दौर को आप पार कर जाते हैं, जिंदगी का एक काल है, एक दौर है,
तो जैसे जैसे आप पार करते हैं फ्रेशर से, तो आप बन जाते हैं कोर की तरफ आपकी यात्रा होती है कि अभी आप फ्रेशर हैं, मगर आप चीजों को करना शुरू कर दिए हैं, जानना शुरू कर दिए हैं, यानी इस बिजनेस की सभी सिस्टम एक्टिविटी को समझना और करना शुरू कर दिए हैं। और समझना और करना तब आपको आता है जब आप अपने किसी अधीनस्थ या ट्रेन पेलिकन के साथ आप रहते हैं, किसी विषय के साथ काम करना, तब आपके अंदर ये कोर भाव बिल्ड होता है। तो जिससे मैं पहले फ्रेशर था, कुछ नहीं जानता था, तो आप भी फ्रेशर है तो आप कुछ नहीं जानते। तो आप देखेंगे कि जब कोई एक लॉयर, एक कानूनी शिक्षा लेने के बाद वह सीधे वकील नहीं बनते, वह एक उनके एक मेंटर होते हैं, यानी वह उनके एक जो पहले से विशेषज्ञ हैं, वह उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करता बंदा, तब वो जाके एक बड़े वकील बनते हैं। एक डॉक्टर्स, एक बड़े डॉक्टर्स के सानिध्य में वो काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो अब उस चीज को वो प्रैक्टिकली समझना शुरू करते हैं। फिर आप देखेंगे एक आईपीएस जब सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग करके आते हैं, तो डायरेक्ट उनको जिले का चार्ज नहीं मिलता, तो फिर वो क्या करते हैं, पहले जो उनकी पोस्टिंग होती है वो एडिशनल एसपी के तौर पे होती है। वह भी वो थाने पे जाके सीखते हैं एसएचओ के साथ कि कैसे एफआईआर लिखा जा रहा है, सीओ के साथ काम करते हैं। फिर धीरे से वो अपने छोटे साथ साथ अपने सीनियर के अधीनस्थ तो काम करते हैं, और धीरे धीरे करके वो चीजों को सीखते हैं, तब वह इस फील्ड में परिपक्व होते हैं। और वैसे ही आप फ्रेशर हैं तो आपका जो एक इमीडिएट अपलाइन एक होना चाहिए, वो आपसे विशेषज्ञ होना चाहिए, उसके साथ रहेंगे कुछ दिन तक, जिसको आप कहते हैं जोड़ी बना के काम करो। तो जोड़ी लंगोटिया वाली जोड़ी नहीं होनी चाहिए, खाली बात व्यवहार की जोड़ी नहीं होनी चाहिए, दोनों में ट्यूनिंग बनता है इसकी जोड़ी नहीं होनी चाहिए। हम जिस व्यक्ति से जोड़ी बनाए वह हमसे विशेषज्ञ होना चाहिए, फिलहाल उस लेवल का तो विशेषज्ञ होना ही चाहिए। तो उसके साथ अगर आप रहेंगे, हम रहते हैं, तो धीरे धीरे हम भी ट्रेन पेलिकन के साथ रहेंगे, तो हम भी धीरे धीरे कहानी सुने होंगे आप, हमारे अंदर भी ये कोर का भाव विकसित हो जाएगा। अब आप कंप्लीट कोर बनेंगे। तो फ्रेशर से आपकी यात्रा हुई कोर। कोर कब बने आप, किसी ट्रेन पेलिकन के साथ रह के, किसी पहले से विशेषज्ञ जो इस बिजनेस में अच्छी जानकारी रखता है उसके साथ रह के। जैसे ये 2 स्टेप आप पूरा करते, ये आपके जीवन का सेकंड काल है, ये सेकंड फेज से आप गुजर रहे हैं। पहले फ्रेशर का फेज था, अभी कोर के फेज में आप आ चुके हैं। अब थर्ड जो होने वाला है, ये कोर होते ही आप टीम का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, स्वयं होना शुरू हो जाएगा। सच कहें तो कोर होने से ही, यानी किसी विशेषज्ञ के साथ रहेंगे तो कोर हो जाएंगे, अब टीम स्वयं बनना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैं अपनी कहानी कहूं, मैं जुड़ा आगरा में, तो फ्रेशर तो मैं नहीं कर पाता था काम, 1 साल तक काम नहीं कर पाया। तो मैंने क्या किया, अपने जो मेरे एक्टिव अपलाइन थे, जो मुझसे कई गुना 1000 गुना ज्यादा जानते थे और जो कर चुके थे, उनके साथ में रहा। तो उनके साथ रह के उनके गुणों को मैंने सीखा। कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मुझे नहीं सीखनी है, नहीं देखनी है, अनदेखा किया मैंने। अपने मतलब की चीज में निकाल के, मतलब का मतलब सिस्टमेटिक चीजें जो सही है, वो मैंने राइट वे जिस तरह वो चल रहे थे मैंने अपने अंदर लाया। तो धीरे धीरे करके मैं कोर बना। तो ऐसा होने मुझे 1 साल का वक्त लगा, तब मेरी टीम बनी। इसलिए मेरी कहानी भी कहती है कि मैं 9 महीने में 2 कर पाया था। वो इसीलिए क्योंकि मैं कोर नहीं था। तो जब मैंने सीख लिया, फिर मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरी टीम बननी शुरू हो गई। और जब टीम मेरी बननी शुरू हो जाएगी, आप कोर बन जाएंगे, तो डेफिनेटली टीम बनी ही बनेगी। अब आप एक अलग काल में पहुंच रहे हैं, एक अलग फेज में पहुंच रहे हैं, जो आप टीम का निर्माण करना शुरू कर रहे हैं। तो अब इस समय क्या करना चाहिए हमें, अब यहां से तैयार होता है आपका फाउंडेशन। यहां से फाउंडेशन तैयार होगा। अब आपको बिजनेस गोल क्या होना चाहिए, अब आपका गोल क्या होना चाहिए। तो कई लोग यहीं से पिछड़ जाते हैं और कई लोग यहीं से अपने आप को दमदारी बिल्ड करते हैं। अब आपको यहाँ 2 चीजों का ध्यान रखना है। आपको गोल हो जाना चाहिए, बिजनेस गोल क्या होना चाहिए, तो 2 गोल होना चाहिए। एक तो आपको स्ट्रक्चर, आपको बिजनेस पूरा स्ट्रक्चर का खेल है। आपको ढेर सारे शेफ साहब में लीडर मिलेंगे, किसी की टीम ज्यादा है मगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो पैसा कम पाएंगे आप। तो पूरा कलाकारी जो गोल है, ये इसी फाउंडेशन, इसी समय जो फाउंडेशन मकान बनाने वाले हैं, जो एक सपनों का महल
जो एक बढ़िया बिजनेस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर वो बैलेंसिंग करना चलना 1:1 या 1:1 ना भी तो दोनों दमदारी से अभी से लेके चलना है। ये नहीं कि सर आप मेरा चला दीजिए अपलाइन को, मैं एक चला लेता हूं, इस टाइप की मिल जाए ऐसा सहयोग तो अच्छी बात है, मगर इस तरह से जो लोग काम करते हैं बाद में पछताते हैं। मैं खुला बोल रहा हूं, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मैं स्ट्रक्चर बहुत शानदार बनाऊंगा, क्योंकि ये पूरा गेम स्ट्रक्चर का है। अगर आप इसमें फेल हुए तो आप हमेशा कमजोर लीडर बने रहेंगे, और कमजोर होना जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। तो स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, आपको ही बैलेंस करने आना चाहिए, टाइम मैनेज आपको करना है, देखना आपको है, अपलाइन का सिर्फ मदद लेना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। स्ट्रक्चर का खेल है पूरा, पैसे नहीं बना पाएंगे अगर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और उसके बाद स्ट्रक्चर के साथ साथ फिर एक कल्चर डालना है। कल्चर क्या है? अब आप एक कल्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर से बनेगा यानी आपकी टीम बनेगी। ये कल्चर स्ट्रक्चर से करने से एक बनेगी टीम। अब टीम में आपका कल्चर क्या है? अब कल्चर मतलब ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो शहरों में होता है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT, दोनों के सिलेबस सेम है, पढ़ाई लिखाई सेम है, जो बुक किताबें हैं सेम है, इवन दोनों जगह प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं। लेकिन IIT में पढ़ने वाला बच्चा और एक सामान्य इंजीनियरिंग से करने वाले बच्चे में अंतर इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? बहुत ज्यादा अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर क्यों हो जाता है? सिर्फ एक चीज का अंतर है, मात्र कल्चर का अंतर है। तो अब आपकी जहां से आईडी है वह एक कल्चर है, टाटा एक कल्चर है, एप्पल जो कंपनी है पूरा एक कल्चर है। इस बिजनेस में भी जहां से आपकी आईडी है, रॉयल डायनेस्टी में कल्चर है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक कल्चर है, मगर उस कल्चर में भी जहां से आपकी आईडी एज ए लीडर आप प्रभावित करने वाले हैं अपनी टीम को, और आपकी टीम का कल्चर बनता है आपसे। तो कल्चर कैसा होना चाहिए? वो कल्चर होगा आपका व्यक्तित्व, आपका जो व्यक्तित्व है उससे कल्चर बनने वाला है। तो क्या उसमें प्रमोशन का कल्चर है? क्या उसमें टारगेट जीतने का कल्चर है? क्या उसमें टाइम पे आने का कल्चर है? अभी कल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें पूरा व्यवसायिक जीवन क्या है आपकी टीम का, वहां लोग रख रखाव क्या है, रहन सहन क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है, शेड्यूल क्या है, बातचीत का तौर तरीका क्या है, पूरा होल जो व्यवसायिक जीवन है वह एक कल्चर है। अगर वह कल्चर स्टारबक्स जैसा होगा, टाटा जैसा होगा, तो आपकी टीम हमेशा टॉप पे बने वाली है। अगर वो कल्चर खराब हुआ, वहां पे राजनीति है, वहां पे कानाफूसी है, वहां पे लेजी लोग हैं, वहां पे झूठ बोलने वाले लोग हैं, यह भी एक कल्चर है। अगर इस टाइप का कल्चर डेवलप हुआ तो आपका ये स्ट्रक्चर भी नष्ट हो जाएगा और टीम भी खराब हो जाएगी, और ये खतरा आता ही है जीवन में अगर इससे सतर्क नहीं रहेंगे तो अगर आप फिट रहेंगे। अब मैं उदाहरण लेता हूं, हम सभी के पथभ्रष्ट श्रीमान नरसिंहवाल साहब को, वो उनका जो रहन सहन है, उनका जो वर्क एथिक्स है, सर के वर्क एथिक्स देखेंगे तो सर के जो नीचे खासकर 1 2 3 4 3rd 4th जनरेशन तक अगर आप लीडर्स को देखेंगे तो आप वो सभी आप ग्रेट पाएंगे। जैसा आपके टीम में श्री सुनहरी लाल जी एक तरफ देखेंगे, श्रीमान माधव सर, श्रीमान विजयपाल सर, अगर ऐसे आप देखेंगे नीचे तो कल्चर सर को लोग फॉलो करते हैं, और उनमें आप कोई त्रुटि नहीं पाएंगे, आप व्यवसायिक तौर पे तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। आप एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं वो लोग, एक ड्रीम है उन सभी जैसा बनना। तो ये कब क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि और भी तो अपलाइन सेफ साहब में रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, तो उनका क्या हुआ? तो एक आपके अच्छे होने से टीम को बहुत फायदा मिलता है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन हम जहां से हैं हमारा भी कल्चर वहां से शुरू होता है। तो ये बिजनेस में सच बताएं तो 2 ही गेम है, बिजनेस परिवार
देश सब जगह यही काम करता है। यूरोप का अपना एक कल्चर है, मिडिल ईस्ट का अपना एक कल्चर है, और साउथ अफ्रीका का भी अपना एक कल्चर है, और पाकिस्तान का भी अपना एक कल्चर है। ये कल्चर तय करता कि वहां पे बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। वहां पे हरियाणा का एक कल्चर है कि वहां पे खिलाड़ी निकलेंगे। बिहार का अपना एक कल्चर है कि कोई ज्यादा रोजगार नहीं तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपी में कल्चर यूपीएससी की तैयारी करेंगे। गुजरात का एक कल्चर है एनआरआई बनेंगे, बिजनेस खड़ा करते। ये कल्चर, आपकी टीम में कल्चर क्या है? टारगेट जीतने का है, डायमंड बनने का है, हिस्ट्री लिखने का है, सेल निकालने का है, क्या है कल्चर? ये आपसे तय होगा। अगर नहीं है तो इसे आप बदल डालें। जैसे पहले एसबीआई बैंक का कल्चर कैसा था? बहुत खराब था। आप पैसा जमा करने जाइए, उसका एम्प्लॉय ठीक से बात नहीं करता था, बहुत खराब कल्चर। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उनके सीनियरों को पता चला, और आज के डेट में एसबीआई के जो एम्प्लॉय हैं उसको तो उन्होंने चेंज कर डाला पूरा कल्चर, क्योंकि वो प्राइवेट बैंकों से नीचे जा रहे थे, एचडीएफसी, आईसीआई वगैरह से। तो धीरे धीरे उन्होंने कल्चर बदला, एसबीआई फिर से वो आ गया। वो एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है जो मर्ज नहीं हुआ। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैं बता कम रहा हूं, आपको समझना ज्यादा है कि आपको कल्चर और स्ट्रक्चर ये दोनों याद रखिएगा लाइफ टाइम। इसी से आप मनी बनाने वाले हो, इससे डुप्लीकेशन होने वाला है। यही आपकी स्ट्रेंथ। ये जहां गड़बड़ हुआ आप दाम से नीचे गिरेंगे, चाहे आज कितने भी बड़े मुकाम पे आप हो तो। और जैसे ही आप टीम बनती है तब आपके अंदर एक भाव आ जाता है, अब आपको एक रोल अदा करना है, वो है लीडरशिप। अब आप एक अलग फेज पे पहुंच चुके हैं। पहले आप फ्रेशर थे, फ्रेशर से किसी के साथ काम किया, आप कोर बने। कोर जैसे ही बने तो आपकी टीम बनी। टीम में आपने कैसा बना दिया? बढ़िया टीम बना दिया, स्ट्रक्चर के साथ बैलेंसिंग टीम बने। आप रुपया कमाने लगे। अब अगर पास लो हो गए, अब आप किस पोस्ट पे पहुंच चुके हैं? लीडरशिप पे के पायदान पे पहुंचे। अब आप लीडरशिप हैं, लीडर हैं। तो लीडर क्या, कौन है? ये तो आपका लीडर्स का मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ पॉइंट हमने कवर किया जो प्रैक्टिकली होना करना ही है। तो आपको एक तो कम्युनिकेशन, यानी एज ए लीडर तो आपको बातचीत तौर तरीका ये अच्छा आना चाहिए, अपने डाउन से, अपने साथियों से बात करना और अपने अपलाइन दोनों से। तो एक लीडिंग रोल में है आप। तो कैसे लीडर मीन्स आपसे बातचीत होनी चाहिए, पूरा नेटवर्क आपसे जुड़ा होना चाहिए, कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। कनेक्शन, जहां कम्युनिकेशन टूटा, गैप हुआ या टूटा, वहां मतभेद हुआ, वहां बिजनेस गड़बड़ाया। तो आपको बातचीत हो, चाहे टेलीफोनिक वार्ता हो, चाहे जूम से जुड़िए, चाहे मिलते रहिए, कुल मिला जुला के आपके लीडरों से अगर लगातार संपर्क नहीं रहा तो बात बिगड़ने वाली है। तो कम्युनिकेशन पे काम करना है आपको। उसके बाद अगला जो लीडरशिप है, अब वो आती है एक फाइन ट्यूनिंग। अब कई लोग ट्यूनिंग तो डाउनलाइन से बना लेते हैं, अपलाइन से नहीं बना पाते। ये एक चैलेंज पार्ट है। अपलाइन से आपकी नहीं बनती तो ये आपकी कमजोरी है, और डाउनलाइन से भी नहीं बनती तो भी आपकी कमजोरी है। आपको एक मास्टर बनना है कि मैं अपलाइन कैसा भी हो उससे ट्यूनिंग बना लूं। एक अच्छा संगीतज्ञ की पहचान है कि अपने तबले को ट्यून करके और बजा दे। एक अच्छा म्यूजिशियन का जो निशानी है कि वो गिटार को अनट्यून्ड है उसको ट्यून कर ले, तारों को कस के ट्यून कर दे और उसे बजा दे। इस बिजनेस में एक अच्छा लीडर कौन है? अच्छा लीडर वो है जो डाउनलाइन अपलाइन की ट्यूनिंग सेट करके और अपने बिजनेस को अच्छा कर ले। इसमें मास्टरी हासिल करना है, ना कि आदमी न अपलाइन बदल सकते न बार बार डाउनलाइन बदल सकते। तो एक ट्यूनिंग अच्छी आनी चाहिए। मैंने इसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छा किया है। मेरा रिकॉर्ड है अभी तक का, मेरे अपलाइन से आप पूछिए, मैं अपनी जुबान से क्या बड़ाई करूं। मेरे जितने भी अपलाइन हैं पिछले 14 साल हो गया, किसी भी अपलाइन के साथ आज तक तू मैं और बैठक और पंचायत नहीं हुआ आज तक, किसी भी मुद्दे पर नहीं हुआ है। और मेरी पूरी टीम है, मेरे जितने 100 डायमंड्स हैं एंड ओपल रूबी हैं, उनसे भी मेरे आज तक 14 साल हो गया, किसी भी लीडर से बैठक पंचायत मनमुटाव नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं। तो ये ट्यूनिंग बना के रखना होता है। इसमें आपको नहीं आती है तो आप कमजोर हो, आप मेहनती हो, आप बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, मगर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगला पॉइंट है सेलिंग। हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस क्लोजिंग कराने आना चाहिए, सेल क्लोज कराने आना चाहिए।
कई लोग सब काम कर लेते, सेल नहीं क्लोज करा पाते, तो सेल क्लोज कराने आना चाहिए। तो कैसे टीम से क्लोजिंग कराना है, वीक में कैसे क्लोजिंग कराना है अपनी टीम से, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, 80,000 बिजनेस वॉल्यूम, 1,00,000, ये क्लोजिंग एक कला है। तो इसमें अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप कम से कम सर से पूछ, सर क्लोजिंग करने के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, अपने अपलाइन से बैठिए और उनसे सीखिए, या जो अच्छा क्लोजिंग कर रहे हैं उनसे उनके गुणों को चुराइए आप कि कैसे क्लोजिंग करा रहा है। ये एक बहुत बड़ा गुण है, ये इसमें बहुत एक अहम पार्ट है, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस, आप एज ए बिजनेस हो, एज ए लीडर, तो आपको बिजनेस तो करने आना चाहिए आपको। तो ये इस पे आपको ध्यान देना है, सेल आना चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने का, आयोजन करने का अल्टीमेट गोल है प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना। वो नहीं आया तो फिर क्या हुआ, ये इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए, पूरा फोकस हमारा होना चाहिए इस पे। और अगला जो है, आपको अपने सभी किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट तैयार करना है, और रिपोर्ट उसको बार बार चेक करते रहना है, और हो सके उस रिपोर्ट को अपने अपलाइन द्वारा फोन करके मिल के उस रिपोर्ट को चेक कराना कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं सर, ये और ये हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो एक रिपोर्ट उन्हें देंगे, एक डॉक्टर के पास रिपोर्ट पहुंचेगी तो उचित इलाज हो पाएगा आपका। तो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना आप सभी को। यहां से आपका ये लीडरशिप होने का, इस बैठे होने, ये कुछ काम है जो आपको करते रहना चाहिए। काम और भी है, मैंने कुछ ही पॉइंट को कवर किया है। और जब आप लीडर बनेंगे तो अब आपको एक चीज से और सावधान रहना है कि अब आपके ऊपर, अब लीडर माने एक छाप, तो आपका एक जो छवि है, मैंने देखा कि जैसे आदमी लीडर बनता है तो उसका उसके नेटवर्क में, वो लीडर तो है मगर अपने नेटवर्क में ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया हो, तो उसकी बात पे लोग यकीन नहीं करते हैं, उसकी ट्रेनिंग को लोग अच्छे से नहीं बोलते, ये अरे इसको हटाओ। मतलब उसने, उस लीडर ने ही अपने टीम में ऐसी छवि बना रखा है कि उस छवि से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप पे अंगुली ना उठे, आपका जो एक छवि है, और छवि, झूठी छवि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और झूठी छवि बनाने की कोशिश ना करें आप, अन्ना अपलाइन से कहे कि मेरा छवि झूठी बनवा दो। आप सही रहें, अपलाइन को मजबूरी होगा कि आपको प्रमोशन करेंगे अच्छे से, नहीं तो आप सही नहीं, और अपलाइन से कहे सर मुझे प्रमोट कर दे, तो प्रमोट अपलाइन तो करेगी मगर टीम वाला जानता है ये बेईमान आदमी है, तो जो प्रमोट करेगा उनको भी 4 बात मिलेगा और आपको तो मिलने ही वाला है। तो एक जो छवि है लीडरशिप, वो अपने हाथ में है, और आप बढ़िया काम कर रहे हैं वह भी एक छवि है, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं वह भी एक छवि है, आप कुछ भी जो कर रहे हैं एक अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आईफोन एक छाप छोड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक छाप छोड़ रहे हैं, आपको भी एक छाप छोड़ना। क्या छाप छोड़ रहे हो आप, वो आपको देखना होगा। तो अकाउंटेबिलिटी खासकर मेन पार्ट है इस लेवल पे। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपने किसी को टाइम दिया तो जाना ही चाहिए, आपने किसी को मदद करने का वादा किया तो मदद करना ही चाहिए। फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब व्यवसायिक तौर पे आपको करना है, अकाउंटेबल रहिए अपने काम के प्रति, अपने लेवल और काम के प्रति। अगर अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो 100% आपके ऊपर अंगुली उठने वाला है, 100% उठने वाला अंगुली है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इतना बड़ा पार्ट है सब, ये वक्त अनुसार कि अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो भी बिजनेस डाउन होने वाला है। टाइम मुझे लगता है ज्यादा हो रहा है, एक कुछ पॉइंट है ये करके मैं क्लोजिंग करूंगा। ये कुछ और चीजों को जो आपको साथ साथ करते रहना चाहिए कि आपको, अब जैसे मैं काम करता था गोरखपुर में, मेरा बढ़िया बिजनेस चल रहा था गोरखपुर, क्योंकि मैं ही कराने वाला था, तो मेरी लखनऊ टीम बनी तो मैं लखनऊ विजिट करता था, फिर मेरी टीम बनारस बनी तो मैं बनारस विजिट करता, मेरी टीम बिहार बनी तो मैं बिहार विजिट। यानी आपकी जो टीम बन रही है तो अपना मूल जो वेन्यू आपका है उसको तो बड़ा करना ही करना है, वहीं से समय निकाल जिस अदर सिटी में 2 4 10 की टीम बन रही है, विजिट कर करके पेशेंस साथ विजिट करना है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल आप पाएंगे कि उस सिटी में भी आपका बिजनेस बिल्ड हो गया। तो संग संग विजिट करते रहना आपको,
उसके बाद पावर ऑफ सिस्टम का सहयोग लेना है। ये सब मेरे अपलाइन में कोई डायमंड ही नहीं बना था बहुत दिन तक, तो मैं फिर तो मेरी टीम के लोग डायमंड शिप कैसे देखेंगे। तो श्रीमान जसवीर सर, श्रीमान शिव कुमार शर्मा सर, इन सबका डायमंड शिप होता था, तो हम अपने लोगों को लेके जाते थे। सिस्टम का फायदा, यानी से ट्रिपल एस में किसी का भी फंक्शन हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, और अगर मुझे कान में मेरी जानकारी है और मुझे अगर पास मिल सकता है तो मैं अपने लोगों को वहां बैठा था। सिस्टम का फायदा मैं लेता था। आपको इस सिस्टम को फायदा लेना है, इससे भी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और सबसे जो जरूरी चीज है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, एज ए लीडर, मैं लीडर की बात कर रहा हूँ, फ्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा न होने के बाद फ्रेशर भी इस बिजनेस में सरवाइव कर लेता है, लेकिन एक लीडर अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा और बैकअप में उसके पास कुछ रखा नहीं होगा, फाइनेंस पैसा नहीं होगा, तो वो लीडर बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवल इनकम आपको रखना होगा। जैसा एक फौज होती है, तो जब फौज एक लड़ाई पे निकलती है तो रिजर्व में भी फोर्स होती है, रिजर्व में वेपन्स होते हैं, रिजर्व में सिपाही होते हैं, और रिजर्व में दवाइयां होती हैं, रिजर्व में सारे टूल होते हैं। एक पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ बहुत दिनों से तैयारी होती है। यूक्रेन रसिया युद्ध में यूक्रेन की तैयारी तो कोई खास नहीं रही, मगर रसिया की भयानक तैयारी के साथ वो मैदान में उतरा हुआ है, बड़ी तैयारी के साथ, बैकअप के साथ उतरा हुआ है। यह भी या जिंदगी भी एक तरह की लड़ाई है। तो एक बैकअप के साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे आप अगर आपकी तैयारी नहीं होगी। तो एज ए लीडर सिल्वर पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड आप हैं, तो अगर फाइनेंशियली बैकबोन जो आपका है, अगर कमजोर हो, आप लाइबिलिटी पाल के रखे हो, दुनिया भर का कार ले लिया लोन पे, लोन से फंसे हुए हो, कर्जों में फंसे हुए हो, परिवार बड़ा है, वहां पे खर्च, लाइबिलिटी से अगर उलझा हुआ आदमी, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे आप, बल्कि आप मन खराब रहेगा, डाउनलाइन से नहीं बना पाओगे, अपलाइन से नहीं, मतलब आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात, आप हार जाओगे लड़ाई। इसलिए खर्चे वगैरह मेंटेन करके रखो, आप उतना रिजर्व में रखो आप कि बिजनेस अप डाउन हो, हम फाइट कर सके, 2-3 साल तक बहुत दमदारी से काम कर सकें, हमारे खर्चा, हमारे आने जाने का और तथा हमारे घर का खर्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इतना बैकअप अगर नहीं आपके पास, बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान रहेंगे, कोई ट्रेनिंग काम नहीं करने वाली है। ये कुछ चीज को ध्यान रखेंगे तो बात बन जाएगा। अंतिम स्लाइड है ये। इतना अगर आप करेंगे तो उम्मीद है कि आप एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे, या आप एक जिंदगी में एक अच्छा मुकाम पाएंगे। तो कितना किए, इतना किए तो क्या पाए, क्या खोए और क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब आप इतना करेंगे तो आपको डेफिनेटली फाइनेंशियली फ्रीडम आपको हो जानी चाहिए, क्योंकि आप व्यापारी हैं, हम लोग व्यापारी हैं, बनिया हैं, और बनिया को हमेशा यही जोड़ते रहना चाहिए कि प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। तो अब इतना समय जो आदमी दिया, 14 साल, 15 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, तो व्यापारी हो तो जोड़ो ना कि क्या पाया और क्या खोया। तो एक तो फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाना चाहिए, अब तक फाइनेंस की और भी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ जाना चाहिए फाइनेंशियली, और सोच विचार भी बदल जाना चाहिए। और जब आपका पेट भरता है, सब कुछ भरता है, तो हमारे जीवन कई स्टेप में है। तो प्रथम जो स्टेज है वो है कि मटेरियलिस्टिक या फिजिकल जितनी भी जरूरतें हैं, मुझे लगता है कि अब आपको इतना करने के बाद मटेरियल और फिजिकली जो रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर उठ ही जाना चाहिए। अगर नहीं उठे हैं तो आप बहुत पिछड़े हुए हैं, आपको इससे मुक्त हो ही जाना चाहिए। कपड़े लत्ते, घर मकान, थोड़ी कुछ जो बैकअप है, इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। अगर उठ गए तो आप प्रॉफिट में हो, और अभी भी इसी क्राइसिस में हो तो घाटे में चल रहे हो। थोड़ी सी काउंसलिंग कराओ अपलाइन से, और इस साल या 2 साल का टाइम लेके जल्दी से ऊपर उठो। मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठना जरूरी है। और इस संसार में जानवर, गाय गाय रह जाता है, भैंसे भैंसे रह जाती हैं, सभी एनिमल रह जाते हैं, लेकिन मनुष्य एक जो एनिमल है, जानवर है, वह अपने बुद्धि दिमाग से काम करके
और अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं किया, घर मकान सब कुछ बना लेता है। और जब मनुष्य उच्चतम यानी मनुष्य जब ऊंचाई पे होता है, शिखर पे होता है, तो वहां से एक धर्म का उदय होता है। और आप देखेंगे भारत सनातन में भारतीय लोग खासकर आज से हजारों साल पहले वेद में उपनिषद लिख चुके थे। यानी भारतीय लोगों का जो मस्तिष्क था आज से हजारों लाखों साल पहले भी उनका जो मन था वो एक विकास यानी एक फिलॉसफर की एटीट्यूड में आ चुकी थी। तो ये इस बात की गवाही देता कि भारतीय लोग विकास की उनकी यात्रा से हजारों साल पहले मतलब ऐसे बुद्धिजीवी लोग हो गए थे। यानी पेट मकान गाड़ी जो भी उस समय था उनका जो ऐसे बोलूं मटेरियल से ऊपर उठ चुके थे कई सौ साल पहले, हजार साल पहले। आपको जब आदमी टॉप लेवल पे पहुंचता है तो पढ़ाई में भी लास्ट में जाके एमफिल और पीएचडी ही होता है। किसी भी एजुकेशन का जो अंत है कहा जाता है वह पीएचडी एमफिल या पीएचडी पे ही होता है, यानी वो दर्शन पे ही समाप्त होता है। यानी आपका पेट भर जाना चाहिए आपका अब, और जब पेट भर जाएगा तो आपका फिलॉसफी यानी आपका दृष्टिकोण अब जिंदगी को लेकर बदलना चाहिए, ये आपकी असली उपलब्धि होगी। अगर वो दृष्टिकोण नहीं बदला तो आप अभी भी फंसे हुए, चाहे कितना भी बड़ा लीडर आप बन जाए। अगर ये पेट नहीं भरा, अगर दर्शन वाली बात आपके दिमाग में यानी धर्म का उदय अब जीवन में नहीं हो रहा है धीरे धीरे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप अभी फंसे हुए हो आप मटेरियलिस्टिक चीज में, यानी आप उससे निकल ही नहीं पाए। वो एक फेस है, उससे निकलना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच परशुराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत ही दिल से सारी बातें की हैं और आपने सारी चीजें बताई कि कैसे आप स्ट्रक्चर बना के, कैसे अपना बढ़िया कल्चर डेवलप करके, और कैसे नए बंदे से, फ्रेशर से स्टार्ट करके कैसे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और एक बहुत बढ़िया एक लीजेंड परशुराम जी की तरह बन सकते हैं। मैं चाहता हूं परशुराम जी के लिए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देते हैं। बहुत जोरदार धन्यवाद। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम